हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मेंस के जर्नल स्टडीज़ पेपर 3 से इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक को, जिसको अभी तक हम विजन आईएएस के मटेरियल से कवर कर रहे थे। अब ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का खुद का मटेरियल आपके सामने है, जिससे आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो एडिशनल चीज़ें जो अभी तक मैं आपको बताता था वो आपको इस मटेरियल के थ्रू मिल जाया करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जहाँ तक अभी तक हम लेक्चर कर चुके थे वहाँ तक तो प्लेलिस्ट को वैसे ही रहने देते हैं। इसके आगे से जो भी तैयारी आपको करनी है वो आप ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के मटेरियल से कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में हमारा पहला टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जिसको हम नेक्सलिज्म भी कहते हैं। भारत के अंदर इसका उत्पादन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, नक्सलिज्म जो एक समस्या है वो ऐसी समस्या नहीं है कि जो भारत के किसी आउटर पार्ट से चली आई हो या किसी क्रॉस बाउंड्री से चली आई हो। हम जानते हैं कि एक टर्म जिसको हम यूज करते हैं दैट इज टेररिज्म। अब टेररिज्म दोस्तों एक ऐसी समस्या है, आतंकवाद एक ऐसी समस्या, हम जानते हैं कि आतंकवादी जो है हो सकता है वो हमारे देश में एंट्री कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे दूसरा देश कोई कारण हो। वो पाकिस्तान से एंट्री ले रहे हो, वो बांग्लादेश से एंट्री ले रहे हो, वो म्यांमार से एंट्री ले रहे हो, वो चाइना या नेपाल से एंट्री ले रहे हो, लेकिन व्हेन वी यूज द वर्ड नक्सलवादी लोग, नेक्सलाइट्स या प्रॉब्लम ऑफ नेक्सलिज्म, इट इज वेरी मच इंटरनल इन नेचर। ये वाली जो समस्या है दोस्तों, ये देश की अंदरूनी समस्या है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की डिस्कशन को कर रहे थे स्टार्ट, हमने जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट करा था उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बहुत बखूबी तरीके से बताई थी कि भारत में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि इस देश की व्यवस्था से रूठ गए हो, जो चिढ़ रहे हो। हमें उनको वापस लेकर आना है, नॉर्मल सिटीजन बनाना है, ताकि देश की जो व्यवस्था है उसके अंदर बाहर से लोगों ने, आतंकवादियों वगैरह ने, दूसरी कंट्रीज ने नाक में हो सकता है कि हमारे दम कर रखा हो, एटलीस्ट हमारे लोग हमसे ना रूठे। ये चीज हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे सिलेबस का पहला जो चैप्टर है वही चल रहा है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो इसके दायरे के अंदर हम बात करेंगे नक्सलिज्म की। जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं नक्सलिज्म की, उसके पीछे दोस्तों मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। नक्सलिज्म के पीछे जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, कोई एक फैक्टर नहीं है। और ये फैक्टर जो है, जब भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत का शासन जब चल रहा था, वो फैक्टर्स तब से पनप रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। आजादी से पहले ऐसे कौन से 4 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से भारत के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, हम ये कह सकते हैं कि वो आजादी के बाद की समस्या नहीं है, आजादी से पहले ही जो हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। अंग्रेजों के टाइम पर, अंग्रेजों के कार्यकाल में हमारे देश में बड़ी सारी लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी। जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे और जो किसान थे वो भी सड़कों पर उतर आए थे आंदोलन करने। बड़ी सारी रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज, रेवोल्यूशनरी पार्टीज जो है वो फंक्शन कर रही थी, और ट्राइबल लोग भी जो है वो रिवोल्ट कर रहे थे। अब रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज जो यहां पर दोस्तों वर्ड आया है, इससे मैं आपको थोड़ी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे हम यहां पर एग्जांपल पकड़ लेते हैं भगत सिंह का, ठीक है। अब भगत सिंह के अगर हमें विजन को जानना है, भगत सिंह के, आप जानते हो कि
इनके पार्टी के लोगों को कहा जाता था कि ये रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट हैं। लेकिन भारत की आज़ादी में चाहे अपने ही तौर तरीकों से भूमिका इन्होंने क्यों ना निभाई हो, जिसके तौर तरीके गांधी जी से काफी अलग थे, लेकिन फिर भी करा तो कम से कम काम तो करा, उस दिशा में आगे तो बढ़े। तो ये जो इनकी पार्टी के लोग थे या भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे, आप इनको रेवोल्यूशनरीज बोल सकते हो। और यहां पर हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत भारत के अंदर आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम पर, अंग्रेजों के कार्यकाल में जो हमें देखने को मिलती है, उनमें से एक प्रमुख कारण है रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज। अब भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के साथ, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक बार की बात है 9 सितंबर 1928 की, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और चंद्रशेखर आजाद किसी काम में बिजी थे। उस टाइम पर HRA के पार्टी के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो किसी वजह से यहां पर आ नहीं सके थे। तो उन्होंने भगत सिंह को बोला था कि तुम जो है नेतृत्व करना इस मीटिंग का, और जो भी इस मीटिंग में तुम और बाकी क्रांतिकारी डिसाइड करेंगे वो मुझे माननीय होगा, मैं मान लूंगा उस बात को। भगत सिंह ने जब ये मीटिंग बुलाई क्रांतिकारियों के साथ, HRA के रेवोल्यूशनरी लीडर्स के साथ, उन्होंने कुछ प्रमुख बातें की। उन्होंने कहा आजादी हमारा मकसद नहीं है। 2 मिनट के लिए सभी पार्टी के लोग भौचक के रह गए और भगत सिंह पर उन्होंने सवाल जवाब उठाना शुरू कर दिए। ये क्या कह रहे हो, आजादी के लिए तो सब लोग लड़ रहे हैं भगत, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि आजादी हमारा मकसद नहीं है। तो भगत सिंह ने कहा मेरी बात कृपया करके कंप्लीट होने दे। भगत सिंह का कहना यह था सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है, हमें ऐसी आजादी बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि अंग्रेजों के हाथ से इस देश की कमान निकल जाए और आजादी के बाद वो गिने चुने रईस और ताकतवर लोगों के हाथ में आ जाए। ऐसा देश अगर आजाद हो भी गया तो भारत रियल सेंस में कभी आजाद नहीं हो पाएगा। अगर आजादी इस प्रकार से अगर हमें मिली कि जो पावर है वो गिने चुने ताकतवर और अमीर लोगों के हाथ में अगर आ जाए, इससे आम आदमी की जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, इनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है। ऐसी आजादी की वजह से जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है राइट्स का, गरीब लोगों को, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, किसानों को, वर्करों को, मजदूरों को, आम आदमी को जो एक तरीके से उनके अधिकार मिलने चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो भगत सिंह ने सबसे पहली बात ये कहना शुरू करी इस मीटिंग के अंदर कि आजादी दोस्तों सिर्फ एक पहला कदम है इस देश के अंदर नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। अब भगत सिंह के विजन को अगर मैं आपको बताऊं, भगत सिंह ने एक सपना देखा था कि आजाद भारत जो है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स और पैरामीटर्स होने चाहिए। भगत सिंह का कहना यह था जब एक आजाद भारत मेरा देश होगा, मैं ये चाहूंगा कि उसके अंदर हर तबके के लोगों को इक्वल लिविंग कंडीशंस मिले और वो पर्सन डिग्निफाइड जिंदगी जो है वो बिता सके, डिग्निटी के साथ रह सके, इज्जत भरा जीवन बिता सके और किसी भी तरीके से कमी ना हो, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में कोई फर्क ना हो, सोसाइटी के बीच में बंटवारा ना हो धर्म को लेकर, और कभी भी हमारे समाज में किसी का भी अगर शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको टॉर्चर करा जाता है दूसरे नागरिकों के द्वारा, तो इंसान में इतनी शक्ति हो कि वो किसी के अत्याचारों को सहन न करे, उसके खिलाफ आवाज उठा सके और अपने कंसर्न को रेज कर सके। तो भगत सिंह ये चाहते थे कि हमें एक ऐसे भारत के समाज की और भारत के देश का निर्माण करना पड़ेगा जिसका पैटर्न सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी के ऊपर बेस्ड हो, जहां पर रिसोर्सेज फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। और उनका यह कहना था
कि ये जो हमारा विजन है ये हमारी पार्टी के नाम में साफ तरीके से झलक कर दिखना चाहिए। इसलिए फिरोजशाह कोटला में होने वाली इस 9 सितंबर 1928 की मीटिंग में भगत सिंह ने बोला कि आजाद जी ने, दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने चिट्ठी भेजी है कि आज जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उनको मान्य नहीं होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि हमारा विजन भारत के अंदर एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी को बनाना है आजादी के बाद, इसकी झलक हमारी पार्टी के नाम में साफ तरीके से दिखनी चाहिए। इसलिए आज मैं ये ऐलान करता हूं कि हमारी पार्टी का नाम HRA से HSRA हो जाए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी बोलते थे, इससे पार्टी का नाम चेंज होकर हो जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। और यह चीज फिर चंद्रशेखर आजाद जी ने, बीइंग अ कमांडर इन चीफ ऑफ HRA विच वॉज लेटर नोन एज HSRA, उन्होंने मान ली थी वाली बात। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का ये पॉइंट क्या है, बताओ, हाँ या ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में भगत सिंह जी की इस बात को बताना काफी ज्यादा जरूरी था। क्यों? वापस आ जाओ टॉपिक पर। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन भगत सिंह की कही हुई बातों का रेलेवेंस क्या था वो आपको अब जानने को मिलेगा। देखो, जो जड़ थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, हमने ये तो जान लिया आजादी से पहले वो जड़ हमें किस किस प्रकार से देखने को मिलती है। और भारत की जब आजादी हुई, जिस सामाजिक अव्यवस्था की बात सरदार भगत सिंह कर रहे थे वैसा ही हुआ। अब सरदार भगत सिंह जी को और इनके साथियों को तो फांसी हो गई थी, ये पार्टी तो टिक नहीं पाई थी। देश की आजादी के बाद सत्ता में जो बैठे वो कांग्रेस के लोग ही बैठे, और जो विजन भगत सिंह जी का था या HSRA का था वो कांग्रेस का इतना रेवोल्यूशनरी मोड पर था ही नहीं। लेकिन भले ही रेवोल्यूशनरी उनका विजन नहीं था कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने सामाजिक असमानताओं को, व्यवस्थाओं को, हैव्स एंड हैव नॉट्स के फर्क को कम भी तो नहीं करा, रिड्यूस करने की भी तो कोशिश नहीं करी। इससे कुछ लोग चिढ़ गए आजादी के बाद। कैसे? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरा पढ़ते हैं। भारत जब आजाद होता है अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से, तो वो बहुत ज्यादा आशा जगाता है। भारत की आजादी बहुत ज्यादा आशा जगाती है ऐसे लोगों के मन में जिनके पास जमीन नहीं थी, जो ट्राइबल लोग थे, और ऐसे डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग। डाउन ट्रोडन बेसिकली दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो कि बैड ट्रीटमेंट सफर करते हैं किसी ऐसे लोगों के द्वारा जो कि सत्ता में, जो कि पावर में होते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस व्यवस्था को चेंज कर सके। तो सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि आजादी जो है, भारत की आजादी अपने साथ एक नया संदेशा, एक नया पैगाम लेकर आएगी। लेकिन आजादी के कुछ टाइम बाद ही भारत की जनता को यह बखूबी तरीके से रियलाइज हो गया आजादी उनके लिए कुछ भी नया लेकर नहीं आई है। कुछ भी नया लेकर नहीं आई है आजादी, और सब कुछ सेम ही रहने वाला है। सत्ता की जो कमान है वो उठकर गोरे लाल से भूरे लाल की तरफ चली गई है। कहने का मतलब यह है, अभी तक एक्सप्लॉयटेशन की वेशभूषा में, एक्सप्लॉयटेशन के रूप में अंग्रेज बैठते थे। अब एक्सप्लॉयटेटर्स खुद हिंदुस्तानी हैं जो कि दूसरे हिंदुस्तानियों का खून चूसेंगे। और लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों के रवैयों को देखते हुए आम आदमी को, आम लोगों को यह पता लग गया था हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि फ्यूचर में कोई भी ये हालात, कभी ये जो सामाजिक अव्यवस्थाएं हैं वो बदलेंगी। लोगों ने देखा भारत की राजनीति अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से चल रही है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, एज वेल एज जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो ही पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं। और लैंड रिफॉर्म्स जैसे प्रॉमिस करे गए थे
वो उतनी उत्तेजना के साथ, उतने कैलिबर के साथ, उतने एंथुजियाज्म और स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। जो पुराना एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर है वही कंटिन्यू हो रहा है। लोगों को ये फील हो गया एक अलग मैनर में, एक अलग फैशन में, एक अलग वेशभूषा में। लोगों को इसकी वजह से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। पीपल फेल्ट डिसइल्यूजन और फ्रस्ट्रेशन उनके मन के अंदर जागी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लेफ्टिस्ट लीडर थे, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं लेफ्टिस्ट वाली बात, या फिर जैसा यहां पर लिखा होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस टर्म को मैंने अभी इसलिए डिकोड नहीं करा। अभी हम एक बात जानने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट इन पॉलिटिक्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट विंग के लोग क्या होते हैं। खैर, आप इतना समझ जाओ, लेफ्टिस्ट लोग वो लोग होते हैं जो कि गरीब लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जिनका शोषण होता है, जिनको टॉर्चर करा जाता है, जिनको एक्सप्लॉयटेशन सहन करने को मिलती है अमीर और ताकतवर लोगों के द्वारा। तो लोग जो हैं वो रिकॉल कर सकते थे उन लेफ्टिस्ट लीडर्स की बात, उन क्रांतिकारियों की बात जिन्होंने बहुत समय पहले, आजादी से बहुत टाइम पहले ये बोल दिया था। उन्होंने भविष्यवाणी कर ली थी कि भारत अगर आजाद हो भी गया अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से, तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेटर्स चेंज होंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। गोरे लाल की जगह भूरे लाल आकर बैठ जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहने वाली है। और उन क्रांतिकारियों ने पहले ही बोला था, जब उनको अंग्रेजों को भगाना था तब उन्होंने, इन लेफ्टिस्ट लीडर्स ने, रेवोल्यूशनरीज ने बोल दिया था कि ऐसे क्रूर शासकों को भगाने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आर्म्ड रेवोल्यूशन। एक आर्म्ड रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। हथियार उठाने पड़ेंगे इनको सत्ता से बाहर खदेड़ फेंकने के लिए, ताकि आपके ऊपर जिस भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, आप उसको खत्म कर सको। अब क्या होता है, देखो दोस्तों, एकदम से तो ऐसा कोई पार्टी कर नहीं सकती है कि हथियार उठा ले, जस्ट बिकॉज के कुछ लोग उसकी पार्टी के अंदर चाह रहे हैं कि हाँ भाई हथियार उठा लिए जाएं। अब ये देश वैसा देश तो रहा नहीं आजादी से पहले का कि आप कुछ भी अपनी मनमानी कर लो और पुलिस प्रशासन से आप बचकर निकल जाओगे। अब हर किसी को जो भी चीजें करनी थी वो संविधान के दायरे में रहकर करनी थी, संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर करनी थी। तो इन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर, ऐसे गरम खून वाले क्रांतिकारियों की आइडियोलॉजी के बेसिस पर कुछ पार्टीज बनना स्टार्ट हुई, और उनमें से एक पार्टी थी सीपीआई। अभी आप अपने दिमाग में सीपीआई एम का जिक्र मत करना, अभी हम सिर्फ सीपीआई की बात करनी है। सीपीआई एम को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यह सोचा, हम मानते हैं कि हमारे पार्टी के कुछ दल के युवा नेता ये चाहते हैं, या गरम खून के नेता का यह कहना है कि हमें इस देश की व्यवस्था को चेंज करने के लिए हथियार उठा लेने चाहिए। लेकिन इनका यह मानना था, अब संविधान लिखा जा चुका है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, पुलिस, जुडिशरी, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, तो हम अपनी आवाज उठाएंगे ऐसे लोगों के लिए जिनका शोषण होता है, जिनके साथ गलत होता है, जिनको टॉर्चर करा जाता है। लेकिन उसका मैनर हथियार उठाना नहीं है, उसका तौर तरीका हथियार उठाना नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, सत्ता में बैठेंगे, और फिर उसके बाद लॉ मेकिंग की व्यवस्था को ठीक करेंगे, जिससे ऐसे ऐसे लोगों का जिनका शोषण हो रहा है उनको राहत हम दे सके। अब क्या इनको अपनी इस सोच का या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की फील्ड में घुसने का फायदा मिला या सपोर्ट मिला, ये हम जानते हैं। अब लोग देखो, निराश तो बहुत ज्यादा थे ही कुछ लोग, तो उन्होंने ये देखा कि देश में कुछ लेफ्ट पार्टीज बन रही हैं। अगेन मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया कि लेफ्ट पार्टीज या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग वो लोग होते हैं जो कि गरीब लोगों के लिए, जिनका शोषण हुआ होता है,
या वर्कर क्लास के लोगों के लिए या फिर किसानों के लिए आवाज उठाते हैं और उन्हीं के हित में काम करते हैं। तो कुछ लोगों ने देखा कि लेफ्ट पार्टीज जो है वो देश में पनप रही हैं और ये परंपरा हमारे देश में सेकेंड जनरल इलेक्शन से आना शुरू हो चुकी थी। और कहां पर? साउथ इंडिया में, स्पेशली केरला। थोड़े टाइम बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो जड़ें थी वो बंगाल तक फैल गई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम बंगाल में बहुत तेजी से फैल रहा था। बंगाल में जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी यूनाइटेड फ्रंट, उसने एक प्रकार से आप कह लो उस जमाने का एक कोलिजन या फिर एक काइंड ऑफ अलायंस ग्रुप बना रखा था। काइंड ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्लेयर कर रखा था उसको कोलिजन अलायंस, ये बना रखा था। यूनाइटेड फ्रंट उस ग्रुप का नाम था। उस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड फ्रंट का जो ग्रुप था वो मेन ऑपोजिशन पार्टी था बंगाल की राजनीति में। लेकिन कुछ लोग पार्टी लीडर से चिढ़ गए। कुछ जो रेडिकल माइंडसेट के जो लोग थे जिनमें पेशेंस नहीं था, जो कि बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे, उन्होंने पार्टी लीडरशिप को एक्यूज करना शुरू करा, उनके ऊपर ब्लेम डालना शुरू करा कि तुम तो रिविजनिस्ट हो रहे हो। रिविजनिस्ट का मतलब ये होता है कि तुमने ये बोला था, तुम तो इस आइडियोलॉजी के ऊपर चलते थे कि हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी हथियार उठाते हैं, चुनावी माहौल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन तुमने तो अपनी पूरी अप्रोच ही रिवाइज कर डाली। पार्टी के अंदर कुछ लोग जो लीडर्स से चिढ़ गए थे, उन्होंने ऐसा बोलना शुरू करा कि आपने तो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही रिवाइज कर डाली एंड यू आर गोइंग फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू फाइट इलेक्शंस, और सत्ता में बैठ रहे हो आप। ये जो नफरत बढ़ रही थी पार्टी के अंदर, जो ग्रुपिज्म जो पनप रहा था, एक लोग चाह रहे थे कि हम चुनाव लड़ें, दूसरे वर्ग के नेता ये चाह रहे थे विद इन सीपीआई कि नहीं, हमें राजनीति के अंदर नहीं जाना चाहिए, हथियार उठाकर हमें आवाज उठानी चाहिए और मदद करनी चाहिए वर्करों की, फार्मर्स की या ऐसे लोगों की जिनका शोषण होता है। अब दो माइंडसेट के लोग हो गए सीपीआई के अंदर, तो सीपीआई के अंदर अब स्प्लिट आना लाजमी था और सीपीआई से अलग होकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर एक नई पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। सीपीआई-एम जब बनती है, इसने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो ऑलरेडी बंगाल में और केरला में थी, जिसको सीपीआई भी सपोर्ट कर रही थी, सीपीआई-एम ने भी सपोर्ट करा इसको, लेकिन इनको कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। अब सीपीआई-एम के अंदर भी विरोधी दल के नेता जो है वो पनपने लगे। उनको भी गुस्सा आने लगा कि साला तुम भी वही अप्रोच अपना रहे हो जो कि सीपीआई ने अपनाई थी, तुम क्यों नहीं हथियार उठाते हो। लेकिन चाहे नेता सीपीआई के हों या सीपीआई-एम के हों, दोनों को आगे चलकर ये समझ में आ गया था कि हमें राजनीति के अंदर, चुनावी माहौल के अंदर लड़ते हुए सत्ता में आने के बाद ही कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ना कि हथियार उठाकर। लेकिन कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। सीपीआई-एम पार्टी के अंदर भी कुछ रेडिकल्स ग्रो होना शुरू हुए जो कि काफी ज्यादा गर्म खून के थे, उनके अंदर टॉलरेंस और पेशेंस की कमी थी और उन्होंने पार्टी लीडरशिप के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अंदर जो क्रांतिकारी वाली जो एनर्जी थी, जो रेवोल्यूशनरी जील थी, तुमने वो खो दी है, हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना। ऐसे रेडिकल लोग कन्विंस हो चुके थे कि इनको लग गया सत्ता का लालच, इनको लग गया राजनीति का लालच। किसको बोल रहे हैं वो? ये पार्टी लीडरशिप को, सीनियर लीडर्स को। लेकिन रेडिकल्स जो थे वो अपनी अप्रोच पर अडिग थे। उन्होंने कहा भाई हम तो हथियार उठाकर इस देश में एक क्रांति लेकर आएंगे, जिसका सपना अलग अलग लोगों ने आज़ादी से पहले देखा था, जैसे कि सरदार भगत सिंह जी ने। और उन्होंने बोला गरीब लोग, ऐसे लोग जिनका शोषण होता है, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इनके हालात सिर्फ तभी
सुधर सकते हैं जब इस देश में एक आर्म्ड रेवोल्यूशन आए, हथियारों का इस्तेमाल करते हुए क्रांति आए। अब इनको ये इंस्पिरेशन मिल कहां से रही थी आजादी के बाद? इन्होंने ये देखा था माओ से तुंग एक सक्सेसफुल लीडर थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लॉन्च करी थी चाइना के अंदर, और उनको सक्सेस भी मिली थी। चाइना की पूरी व्यवस्था को पलट के रख दिया था माओ से तुंग की रेवोल्यूशनरी अप्रोच ने, और वो सेम चीज को डिट्टो कॉपी पेस्ट करना चाहते थे भारत के अंदर। कौन? जो रेडिकल्स सीपीआई और सीपीआईएम से अलग हुए थे, जो ये कह रहे कि आर्म्ड रेवोल्यूशन इज द ओनली वे टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सोसाइटी। इन्होंने अपना जो सब्र था वो खो दिया, और ऐसे लोग जो कि दुखियारे थे, जो दुखी थे राजनीतिक व्यवस्था से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से जो त्रस्त आ चुके थे, ऐसे रेडिकल लोगों ने ऐसे लोगों को जोड़ना इकट्ठा करा, ट्राइबल्स को, ऐसे लोग जिनको लैंड रिफॉर्म्स के बाद भी जमीन नहीं मिली, शेयर कल्टीवेटर्स को जिनको अपनी फसल की कटाई के बाद उस फसल को बांटना पड़ता था बिग लैंडलॉर्ड्स के साथ और उनका शोषण होता था। ये काम इन्होंने बंगाल के अंदर करना शुरू करा, और इसको बोला गया एक रेवोल्यूशनरी आर्म्ड स्ट्रगल बंगाल के अंदर शुरू हो चुका था। आर्म्ड इसलिए बिकॉज दे एक्चुअली टुक अप आर्म्स, दे एक्चुअली टुक अप आर्मामेंट्स, इन्होंने हथियार उठा लिए थे। इस मूवमेंट को और जाकर आगे चलकर हवा लगी, आग तो जली गई थी, उसकी आग को और बढ़ाने का काम एक हवा ने ये करा कि ऐसे लोगों ने अपनी इस पूरी मूवमेंट को, जिसको हम बोल रहे हैं आर्म्ड स्ट्रगल या रेवोल्यूशनरी आर्म्ड स्ट्रगल, इसको क्रिस्टलाइज कर लिया, ठोस बना लिया एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड मूवमेंट की शक्ल देते हुए प्रॉपर तरीके से। कब? इनको एक प्रोवोकिंग घटना चाहिए थी जिससे जो ये काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सके, और बस इनको एक घटना ऐसी मिल गई। बात है 25 मई 1967 की। बंगाल के अंदर एक जिला है, पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिंग टी का नाम आपने सुना होगा ना, जिसको जीआई टैग मिल रखा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल की। वहां पर एक गांव है नक्सलबारी, वहां पर एक गांव है नक्सलबारी। वहां पर क्या हुआ था, कुछ लोग, कुछ ट्राइबल लैंडलेस फार्मर्स, शेयर कल्टीवेटर्स, जो लोग सीबीआई सीपीएम से अलग हुए थे रेडिकल्स, उनके कहने पर एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करके चल रहे थे। उनकी भिड़प हो गई पुलिस वालों के साथ, और पुलिस वालों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे कुछ ट्राइबल्स, कुछ लैंडलेस किसान और शेयर कल्टीवेटर्स की जान चली गई। और इसके बाद हुआ क्या, ये जो नक्सलबारी गांव है पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो 25 मई 1967 को यहां से प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। और भारत के अंदर आपको कहां पर देखने को मिलता है ये नक्सलबारी गांव? ये है दोस्तों इंडिया का मैप, ठीक है। और यहां पर जो ये एरिया है ये है पश्चिम बंगाल का एरिया। अगर आप इसको जूम करोगे इस तरफ, ये आपका गांव नक्सलबारी। और यहीं से जो लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को, इस घटना को अंजाम दिया था, जब पुलिस की फायरिंग हो गई थी, जब इन्होंने अपना प्रॉपर ग्रुप बनाया और इनके इरादे और मजबूत हो गए। यस, वी वर राइट इन आवर अप्रोच, वी वर राइट इन आवर थिंकिंग के आर्म्ड रेवोल्यूशन ही एक इकलौता तरीका है भारत के अंदर व्यवस्था को चेंज करने का। तब जाकर इनको नाम दिया गया दैट दे आर नेक्सलाइट्स, दे आर नेक्सलाइट्स, ये नक्सलवादी लोग हैं। अब दोस्तों आपको एक थोड़ी सी दिक्कत ये लगी होगी इस लेक्चर के अंदर
कि सर अभी तक तो ये मूवमेंट हमें समझ में आ रही थी, एकदम से जो इलेक्शंस की और सीपीआई की जो बात आई, ये थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत हो रही है। वो इसलिए दिक्कत हो रही है दोस्तों आपको, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं है, या फिर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में हो सकता है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में पढ़ा ना। तो मैं सबसे पहले आपको अगले लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो फर्क समझाऊंगा कि व्हाट इज लेफ्ट एंड राइट इन पॉलिटिक्स, और सीपीआई का बैकग्राउंड मैं आपको दूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा नहीं था कि यहां से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनना शुरू हो गई एकदम से 1960 से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो हिस्टोरिकल रूट है वो 1920 से है, और इन्होंने भी इंस्पिरेशन ली थी रशियन रेवोल्यूशन से। तो इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे तो आपको ये और सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मटेरियल बहुत अच्छे से सोच समझ के आप लोगों के लिए लिखा गया है। डिस्कशंस को, मटेरियल्स को अच्छे से यूटिलाइज करिए आप लोग। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप सारे लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।